नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हम एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहे थे, साइंस की भी कवर कर रहे थे हम, ज्योग्राफी की भी, और हम क्या कर रहे थे दोस्तों, ईवीएस की भी एनसीईआरटी हमारी चालू है। तो इसमें हम आज कौन सी वीडियो करेंगे? आज हमारी साइंस की वीडियो होने वाली है। साइंस में हम क्लास 6 की बुक को क्या कर रहे थे दोस्तों, एनसीईआरटी की कवर कर रहे थे। तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे, जो कि कौन सा है दोस्तों? वो है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप प्लीज लगातार वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हमारी जितने भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं और जितने भी चैप्टर हैं, सभी क्या हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा हमारे जो भी आप किसी से भी पूछोगे, एनसीईआरटी को ही क्या करेंगे, वो पढ़ने के लिए आपको सलाह देंगे। तो इसलिए क्या करना है दोस्तों, सारा कुछ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है। इसलिए आपको अच्छे से देखना है। सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है। जैसे रामायण कथा देखते हैं, तो आपको सिर्फ देखना है और ध्यान से सुनना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे पुराने साथी हैं या जो हमारे नए साथी हैं जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 4.1, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन तथा वस्त्रों में क्या दोस्तों, बहुत विविधता है। तो हमारे जो विभिन्न विभिन्न इलाके हैं, विभिन्न स्टेट हैं, विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न जगह हैं, वहां पर क्या है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। और वे खाना जो होता है, जो हमारा भोजन होता है, उसमें भी विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं कुछ खाया जाता है, कहीं कुछ खाया जाता है। देखिए आगे देखते हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधताएं वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियों, बैलगाड़ियों, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी चीजें देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण, गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? भिन्न भिन्न होते हैं। तो सभी जगह क्या पाई जाती हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। अलग अलग वस्तु भोजन करते हैं हम। और क्या है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं दोस्तों, वस्त्रों की पहनने की प्रकृति पाई जाती है। देखिए आगे देखते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर लें, तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसे वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। देखिए आगे देखते हैं। ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी मदों यानी कि वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं, जिन्हें हम अब अध्याय 1 की सारणी 1.1 और 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया गया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है, उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। इन समूह में भी क्या हो दोस्तों, सम्मिलित हों। देखिए आगे देखते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियां तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिन पदार्थों से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। तो दोस्तों, हमारी जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वो किससे बनी होती हैं? या तो एक पदार्थ से बनी होती है, या एक पदार्थ से अधिक मिलकर बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? देखिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं।
हम में से प्रत्येक अपने घर के प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुओं कक्षा के कमरे से तथा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकता है। हमारे इस संग्रहण में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं। ये हमारी क्या है दोस्तों? वस्तुएं इसमें दिखाई गई हैं। देखिए आगे देखते हैं। बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? सोच ही सकते हैं। कक्षा के कमरा में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। तो दोस्तों ये इनके बारे में क्या है? हम सोच ही सकते हैं। इसको हम अपने रूम में नहीं ला सकते, इसमें हम अपने कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते, क्योंकि ये असंभव है। दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, क्योंकि ये क्या होती हैं दोस्तों? बहुत ही बड़ी होती हैं और इनको लाना कमरे में असंभव होता है। आगे देखते हैं। इस संग्रहण में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। क्या करना है दोस्तों? उनको पृथक करना है जो कागज से बनी है अथवा लकड़ी से बनी है। आगे देखते हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं उन पदार्थों से नहीं बनी है। यानी कि कागज और लकड़ी से नहीं बनी है। एक तो उसमें बांटना है जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हुई है, एक कैटेगरी में उन्हें बांटना है जो कागज अथवा लकड़ी से नहीं बनी हुई है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्रित की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास करिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? कार्य कठिन हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। क्या करना है? अपने अभिभावकों और शिक्षक से विचार विमर्श करना है। देखिए सारणी 4.1 वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। ये वस्तुएं दे रखी हैं और जिन पदार्थों से ये बनी है वो दे रखा है। देखिए जैसे कि थाली प्लेट किस किस से बनती है? जैसे इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से और अन्य किसी से। पेन किससे बनता है? प्लास्टिक से, धातु से। तो इसी प्रकार के क्या बताने हैं दोस्तों? हमें यहाँ पर बताने हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं और वो किन किस पदार्थों से बनी है, किन किन पदार्थों से बनी है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है। देखिए आगे देखते हैं। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो क्या किया जाता है दोस्तों? कुछ वस्तुएं जो होती है हमारी एक पदार्थ से बनी होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो हमारी एक या अनेक पदार्थों से बनी होती हैं। देखिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 2 सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार विमर्श कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। उन्हें क्या करना है दोस्तों? कॉलम 2 में सूचीबद्ध करना है। देखिए आगे देखते हैं। इन सभी सारणियों से हमें पता चलता है पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। कई बार तो कोई और देखिए सबसे पहले इसे देखते हैं। समान पदार्थों से बनी विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जैसे कि लकड़ी से क्या बनती है? कुर्सी बनती है, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए भी बनते हैं। देखिए कागज से क्या क्या बनती है? पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। और देखिए चमड़े से इस प्रकार के कौन कौन से पदार्थ या वस्तुएं बनती हैं। प्लास्टिक से कौन कौन सी बनती हैं, रुई से कौन कौन सी बनती हैं। अब देखते हैं, आगे देखते हैं।
वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई, देखिए आगे देखते हैं, कई बार तो कोई वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती हैं। तो कोई वस्तु क्या है दोस्तों, एक पदार्थ से भी बनी होती है, और कोई कोई वस्तु इस प्रकार की भी हो सकती है जो कि क्या होती है दोस्तों, एक से अधिक पदार्थों से बनी हो सकती हैं। और फिर भी एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। देखिए आगे चलते हैं, पदार्थों के गुण। पदार्थों के क्या दोस्तों, गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। इसमें क्या बोल रखा है दोस्तों, क्या आपने यह जानने का कभी प्रयास किया है कि गिलास जो हम उसमें पानी वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, वो गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। तो दोस्तों कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता, क्या आपने इस पर कभी विचार किया है। देखिए आगे देखते हैं, अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः जो हम गिलास का उपयोग जो करते हैं उसको सामान्यतः द्रवों को, यानी कि जो हमारे लिक्विड होते हैं को उसको रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें क्या दोस्तों, गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा ऐसा कोई पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सके। इसी प्रकार खाना पकाने को पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। कोई बुद्धिमानी का कार्य दोस्तों नहीं माना जाएगा। देखिए ये क्या है, हमारा चित्र 4.2 दे रखा है कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए। तो दोस्तों हमारे कपड़े में क्या है, अगर जो हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो उसमें हमारे द्रव्य पदार्थ जो होते हैं, जो हमारे लिक्विड पदार्थ होते हैं, वो हमारे उसमें रुक नहीं सकते। वो क्या दोस्तों, उसमें हम उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, उसको हम एक जगह नहीं रोक पाते, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, उस कपड़े के गिलास से हमारा जो द्रव्य है, जो लिक्विड है, वो क्या है दोस्तों बाहर निकल जाएगा। जैसे कि हम किसी पदार्थ, जो हमारा पदार्थ होता है धातु का, जो हमारा गिलास होता है, या उसमें हम क्या करते हैं, उसको लिक्विड को इकट्ठा करते हैं, पानी रखते हैं, दूध रखते हैं, या कोई भी अन्य पदार्थ रखते हैं, तो उसमें क्या है दोस्तों, वो गिलास में हमारा बिखरता नहीं है, वो इकट्ठा उसी में रहता है। तो इसी के लिए क्या बनाते हैं दोस्तों, हम धातुओं के गिलास बनाते हैं। वो किसी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, कांच का हो सकता है, या अन्य किसी धातु का हो सकता है। देखिए आगे चलते हैं, तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों अथवा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। तो क्या करता है दोस्तों, उसके गुणों अथवा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है कि उसको प्रयोग किस प्रकार से किया जाना है, उसको प्रयोग किस प्रकार से किया जाना है, उसी प्रकार से हम उस वस्तु को क्या करते हैं दोस्तों, बनाते हैं, उसी वस्तु को उस प्रकार से ही बनाते हैं। आगे देखते हैं, अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। नीचे क्या की गई दोस्तों, कुछ गुणों की विवेचना की गई है। देखिए दिखावट, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, तो बिल्कुल सही है, लकड़ी क्या है दोस्तों, लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे तथा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में क्या है दोस्तों, कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं दिखाई जाती, जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। देखिए आगे देखते हैं, क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है। चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। क्या करना दोस्तों, जो हमारे चमकीले पदार्थ होते हैं उनको क्या करना है, एक समूह में पृथक करना है, यानी कि उनको एक समूह में इकट्ठा करना है, जो क्या होते हैं, वो चमकीले पदार्थ होते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं, अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे,
दो भागों में काटे ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। चित्र 4.3 आगे देखते हैं। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या करना है दोस्तों? जब हम किसी वस्तु को काटते हैं तो वो क्या है? चमकीली दिखाई देती है। वो क्या है दोस्तों? तब क्या होती है? चमकीली दिखाई देती है। उन चमकीली वस्तुओं को भी क्या है दोस्तों? हम चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा ध्रुति देखते हैं? ध्रुति का मतलब होता है दोस्तों, ध्रुति का मतलब ही क्या होता है? चमकीला, यानी कि चमक, चमकीला। ध्रुति का मतलब क्या होता है दोस्तों? चमकीला या चमक। देखिए आगे देखते हैं। जैसे ही संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। उनको क्या करना है दोस्तों? उनको इस प्रकार से काटना है। देखिए जैसे धातुओं के टुकड़ों को उनकी ध्रुति यानी कि चमक देखने के लिए काटना कि इन पदार्थों में चमक है या नहीं है। काटने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों? इस पदार्थ को काटने के बाद इसमें क्या है? चमक आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों? चमक आ रही है। देखिए अब आगे देखते हैं। कीजिए तथा धूतिवान यानी कि जो चमकदार होते हैं तथा धूतिहीन जो चमकहीन होते हैं यानी कि जिसमें चमक नहीं होती है, पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से लगाकर यह देख सकते हैं कि वे धूतिवान हैं अथवा नहीं है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप उनको रेगमाल से भी घिस करके देख सकते हैं कि वो चमकीले हैं या नहीं है, यानी कि धूतिवान है या नहीं है। आगे देखते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की ध्रुति होती है वे प्राय धातु होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों? जिन पदार्थों में क्या होती है? ध्रुति होती है यानी कि चमक होती है, वे प्राय क्या होते हैं? वो प्राय धातु होते हैं। प्राय क्या होते हैं दोस्तों? धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। क्या है दोस्तों? ये धातुओं के उदाहरण है। कौन कौन से? देखिए पदार्थ जिनमें इस प्रकार की ध्रुति होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के क्या है दोस्तों? उदाहरण है। धातुओं के क्या दोस्तों? ये उदाहरण है। आगे देखते हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धूतिहीन यानी कि जिसमें क्या है? चमक नहीं होती है, चमक नहीं दिखाई देने लगती है, धूतिहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही ध्रुति दिखाई देती है। ताजे पृष्ठों पर ही क्या दिखाई देती है दोस्तों? हमें ध्रुति यानी कि चमक दिखाई देती है। उसमें क्या आ जाती है दोस्तों? नमी आ जाती है। देखिए कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं। चमक किस लिए खो देती हैं? चमक खो देती हैं और धूतिहीन यानी कि जो फिर उन पर क्या है? चमक नहीं दिखाई देती है। धूतिहीन चमकहीन क्या हो जाती है? चमकहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा किस लिए होता है? वो ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। किस लिए होता है दोस्तों? वायु तथा नमी उन पर जम जाती है। वायु तथा नमी के कारण क्या हो जाते हैं? उनकी दोस्तों चमक चली जाती है, इसलिए क्या है? वो चमकीले दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों की ध्रुति दिखाई देती है। देखिए अब आगे चलते हैं। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें ध्रुति है या नहीं है। इनमें ध्रुति है या नहीं है। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है। तो क्या करते हैं दोस्तों? जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना क्या होता है दोस्तों? कठिन होता है। यानी कि दबाना का मतलब संपीड़न करना, इसको कंप्रेस करना। तो क्या होता है? वो कठिन होता है। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। कुछ क्या हो जाते हैं दोस्तों? आसानी से दब जाते हैं। धातुओं की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तुओं के पृष्ठों को खरोंचने का
प्रयास कीजिए। तो क्या करना है दोस्तों, एक हमें चाबी लेनी है और चाबी से क्या करना है, धातु की एक चाबी लेनी है और इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पैकेटों को क्या करना है दोस्तों, खरोंचने का प्रयास करना है। आगे देखते हैं, आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है वो क्या कहलाए जाते हैं, कोमल कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं दोस्तों, वे कोमल कहलाए जाते हैं। देखिए, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है अथवा खरोंचा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कोमल पदार्थ कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं दोस्तों, कोमल पदार्थ कहलाए जाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित यानी कि दबाना करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाए जाते हैं। तो जिनको दबाया नहीं जा सकता दोस्तों वो क्या कहलाए जाते हैं, हमारे कठोर पदार्थ कहलाए जाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों वो क्या कहलाए जाते हैं, हमारे कठोर पदार्थ कहलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी क्या है, हमारी कठोर है। लकड़ी को हम नहीं दबा सकते और रुई को तथा स्पंज कोमल है, हम उनको दबा सकते हैं दोस्तों, हम उनको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। आगे देखते हैं, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे ध्रुति यानी कि चमक, कठोरता, रुक्ष का मतलब खुदरा अथवा चिकना होना है। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थों की दिखावट का वर्णन करते हैं, जो किसी पदार्थों को दिखावट का क्या करते हैं दोस्तों, वर्णन करते हैं। अब देखते हैं विलेय तथा अविलेय यानी कि घुलनशील और अघुलनशील। ये क्या, विलेय का मतलब क्या होता है दोस्तों, घुलनशील, और अविलेय और जो कि घुलता नहीं है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थ जिन्हें जैसे कि चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास की लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थों को मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए। धीरे धीरे क्या करिए दोस्तों, उनको हिलाइए। कुछ मिनट तक परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र 4.4 में अपने परीक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। तो दोस्तों क्या होते हैं, जैसे कि हमारे क्या है, ये हमें पानी लिया गया है 5 गिलासों में और उसमें क्या लिया गया है, जल लिया गया है और जल में क्या डाला गया है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ डाले गए हैं, जैसे कि किसी में चीनी डाली गई है, किसी में नमक डाला गया, किसी में चाक पाउडर डाला गया, किसी में रेत डाला गया, बालू डाली गई, किसी में लकड़ी के बुरादे इकट्ठे करने के वो गिलास में डाले गए हैं। फिर उसके बाद उनको क्या करा गया है, उनको घोल दिया गया है, उसको जल में घोल दिया गया। फिर उसको देखना है कि वो जल में कौन सा पदार्थ घुलनशील है और कौन सा पदार्थ हमारा जल में घुलनशील नहीं है। आगे देखते हैं चित्र 4.4 में क्या लुप्त होता है और क्या नहीं, यानी कि कौन घुल जाता है कौन नहीं घुलता है। देखते हैं आगे सारणी 4.3 विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। देखिए ये क्या हमारे पदार्थ दे रखे हैं, जल में लुप्त हो जाते हैं, लुप्त नहीं होते। तो यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों, या तो लुप्त हो जाते हैं या लुप्त नहीं होते। और यहाँ क्या है दोस्तों, ये पदार्थ दे रखे हैं, जैसे कि नमक क्या हो जाता है दोस्तों, जल में पूर्ण लुप्त हो जाता है। चीनी भी क्या हो जाती है, जल में पूर्ण लुप्त हो जाती है। पाउडर भी क्या हो जाता है दोस्तों, लुप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार के ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये इस प्रकार से बताने हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं हमारे जल में घुलनशील हैं या नहीं घुलनशील हैं। देखिए आगे देखते हैं, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं अथवा घुल गए हैं, विलीन हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में क्या है दोस्तों, विलेय हैं, यानी कि क्या है, वो जल में घुलनशील हैं। आगे देखते हैं, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ क्या कहलाए जाते हैं दोस्तों, अविलेय कहलाए जाते हैं, यानी कि वो जल में घुलते नहीं है। वो दोस्तों क्या होते हैं, जल में घुलते नहीं है, वो क्या कहलाए जाते हैं, अविलेय कहलाए जाते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के कार्यों में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं, क्या दोस्तों द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं,
हमारे क्या है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के द्रव्य होते हैं, वो अब उनको आगे हम देखते हैं क्या वो जल में विलीन होते हैं यानी कि घुल जाते हैं या नहीं घुल पाते हैं। देखिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 5, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए। क्या मिलाना है दोस्तों, इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाना है और भली भांति विलोडित कीजिए, यानी कि उसको भली भांति हिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। हिलाने के बाद उसको क्या कर दीजिए दोस्तों, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए उसको, फिर देखिए कि क्या द्रव जल के साथ मिश्रित हो गया है, क्या द्रव जल के साथ विलीन हो गया है अथवा नहीं हुआ है, यानी कि जल के साथ घुला है अथवा या नहीं है। देखिए इसमें क्या है हमारा दोस्तों, जल दे रखा है, फिर हमने 1 चम्मच इसमें कुछ पदार्थ मिलाया और पदार्थ क्या हो गया दोस्तों, वो हमारा ऊपर ही रह गया, वो जल में विलीन नहीं हो गया। जल क्या है दोस्तों, हमारा नीचे रह गया। जल क्या है दोस्तों, हमारा नीचे रह गया है। देखते हैं आगे चित्र। देखिए कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते। देखिए दोस्तों इसमें क्या यही बताया गया है, इसमें क्या है, कुछ जो पदार्थ होते हैं वो विलीन हो जाते हैं यानी कि घुल जाते हैं, और इसमें कुछ पदार्थ जो होते हैं वो नहीं घुलते हैं, वो ऊपर ही तैरने लगते हैं। वो ऊपर ही क्या है दोस्तों, तैरने लगते हैं। देखिए आगे देखते हैं। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराएं। क्या करें दोस्तों, जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराएं। अपने परीक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। किसमें लिखिए दोस्तों, सारणी 4.4 में लिखिए। देखिए आगे देखते हैं। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः क्या हो जाते हैं दोस्तों, मिश्रित हो जाते हैं यानी कि मिल जाते हैं। कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते यानी कि मिलते नहीं है। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत क्या बना लेते हैं दोस्तों, अपनी अलग परत बना लेते हैं। जैसे कि इसमें अपनी अलग परत बनाई हुई है, इसमें क्या दोस्तों, अपनी अलग परत बनाई हुई है ऊपर। अब देखते हैं दोस्तों आगे। देखिए सारणी 4.4, कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता। जल में क्या है दोस्तों, इसमें विलेय दे रखे। देखिए जैसे कि द्रव है भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता है। तो इसमें 2 कंडीशन हमें दे रखी है, कोई जो तो भली भांति मिश्रित हो जाता है वो, और जो मिश्रित नहीं होता है वो। तो देखिए जल में सिरका क्या हो जाता है, भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस भली भांति क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता है। नारियल का तेल, केरोसिन मिश्रित नहीं होता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे आपको ये बताने हैं कि वो जल में विलयनशील है या नहीं है, यानी कि जल में मिश्रित है अथवा नहीं है। देखिए आगे देखते हैं। बूझे यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं या नहीं होती हैं। देखिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों कुछ गैसें जैसे जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ पदार्थ है, सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, जल में क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस विलीन होती है। देखिए H2O हमारा क्या है, जल का ये फॉर्मूला होता है। तो H2O में क्या दोस्तों, हमारी ऑक्सीजन मिली हुई है। ऑक्सीजन क्या है, मिली हुई है। जल में रहने वाले जंतु अथवा जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तरजीविका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों H2O का फार्मूला क्या हमारा, उसका जल का फार्मूला क्या होता है, H2 होता है, और इसमें क्या पाई जाती है, हमारे ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। देखिए आगे चलते हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं या नहीं डूब सकती हैं। तो क्या है दोस्तों, कुछ वस्तुएं जल में डूबती हैं, कुछ वस्तुएं जल में नहीं डूब पाती हैं। देखिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं।
क्रियाकलाप घोर करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते, क्या हो जाते हैं दोस्तों, जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर क्या करने लगे दोस्तों, जो मिश्रित नहीं हो पाए वो जल में ऊपर आकर तैरने लगे। क्या दोस्तों, क्या ऊपर आकर तैरने लगे। देखिए जैसे कि ये है जल में डूबती अथवा तैरती वस्तुएं। तो देखिए कुछ पदार्थ जो हमारे डूब गए हैं और कुछ क्या है दोस्तों, जल में तैर रहे हैं। कुछ क्या है दोस्तों, तैर रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं। आकर तैरने लगे हैं, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए हैं। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? इन सब का दोस्तों क्या होता है? देखिए आगे देखते हैं। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले अथवा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षा करेंगे? किस प्रकार दोस्तों परीक्षा करेंगे? अब देखते हैं पारदर्शिता। आगे क्या आता है दोस्तों, हमारा पारदर्शिता आता है। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। आपने क्या दोस्तों, सभी ने ही लुका छुपी का खेल खेला होगा। बचपन में सभी क्या करते हैं, ये लुका छुपी का खेल सब खेलते हैं। लुका छुपी का खेल दोस्तों सब खेलते हैं। देखते हैं, आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए, उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे। आपके इन स्थानों को ही क्यों चुना? आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? पारदर्शी बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? पारदर्शी बोलते हैं। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? पारदर्शी बोलते हैं, जिन्हें आसानी से एक वस्तु से दूसरी वस्तु को देखा जा सकता है। देखिए आगे देखते हैं। कांच, जल, वायु अथवा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या है दोस्तों? कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के क्या है दोस्तों? उदाहरण हैं। देखिए आगे देखते हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयां अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? वो इसमें अधिक पसंद करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? पारदर्शी है, और ये जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या दोस्तों? कुछ दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। इसमें पूर्ण दिखाई देता है और इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। आगे देखते हैं। ये क्या है दोस्तों? अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। ये क्या है दोस्तों? तीनों के दोनों देखिए। ये क्या है दोस्तों? तीनों। एक तो हो गया हमारा अपारदर्शी। तो अपारदर्शी कौन सा होगा दोस्तों? यह हमारा ये हो गया जिसमें से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये पारदर्शी। तो पारदर्शी कौन सा हो गया ये दोस्तों? हमारा इसमें से सभी कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। और एक पारभासी यानी कि इसमें से थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है और थोड़ा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो आगे देखते हैं। करते हैं ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये दुकान है, ये दुकान में रखी पारदर्शी बोतल है। तो क्या करते हैं दुकानदार? इस प्रकार के कांचों का उपयोग करते हैं जिससे कि वस्तुएं क्या है आसानी से, जो ग्राहक आते हैं, जो हमारे कस्टमर आते हैं, उनको आसानी से वो चमक सके, वो उन वस्तुओं को आसानी से देख सकें। देखिए आगे देखते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सके। इन पदार्थों को क्या बोलते हैं दोस्तों? अपारदर्शी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपारदर्शी। देखिए इनके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपारदर्शी बोलते हैं। आप यह
नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं क्या है दोस्तों, अपारदर्शी के उदाहरण है। क्या है दोस्तों, लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं क्या है, अपारदर्शी के उदाहरण है। आगे देखते हैं, क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, समूहित कर सकते हैं पारदर्शी और अपारदर्शिता में। देखिए आगे देखते हैं क्रियाकलाप 6। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। क्या करना है दोस्तों, एक कागज की शीट लेना है और उससे क्या करना है आपको, जो बल्ब जो जला हुआ है यानी कि जो प्रदीप्त बल्ब है, उसको क्या करना है, उस कागज की शीट से आपको देखना है। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। तो जब आप उस कागज की शीट से उस बल्ब को देखेंगे, जो हमारा बल्ब जला हुआ है, तो उसको क्या करना है, उसके अपने प्रेक्षण को नोट करना है। अब कागज की शीट के बीच में क्या करना है दोस्तों, 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। तो क्या कर देना है दोस्तों, उसमें 2-3 बूंद कागज पर क्या करना है, 2-3 बूंद है या तो खाने का तेल या मक्खन डालकर उसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल क्या है दोस्तों, फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखना है। तो जला हुआ बल्ब ध्यान से फिर देखना है आपको, जहां जहां पर वो तेल फैला हुआ है, जहां पर तेल क्या है दोस्तों, फैला हुआ है कागज पर, उसी जगह से आपको क्या करना है, प्रदीप्त बल्ब को देखना है, यानी कि जो जला हुआ बल्ब है उसको वहां से फिर देखना है। अब आप क्या देखते हैं, क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। तो क्या दोस्तों, हमें जो जिस पर तेल गिरा है कागज पर, उससे देखने पर प्रदीप्त बल्ब को या किसी भी पदार्थ को हम क्लियर नहीं देख पाते हैं। क्या दोस्तों, क्लियर नहीं देख पाते। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत अधिक स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं, पारभासी के बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पारभासी बोलते हैं। देखिए, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु कुछ स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें वो क्या बोलते हैं दोस्तों, पारभासी बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, पारभासी बोलते हैं। देखिए आगे देखते हैं, कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका प्रयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। क्या किया था दोस्तों, हमने वसा के परीक्षण में किया था, यानी कि फैट के परीक्षण में किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या था, वो भी दोस्तों पारभासी था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं दोस्तों, और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं पारभासी पदार्थों के बारे में। देखिए आगे देखते हैं, अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी के समूह में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी अथवा पारभासी के समूह के रूप में बांट सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं, पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। तो पहेली क्या करती है दोस्तों, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को क्या करती है, टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरे ओर परीक्षण कीजिए। तो क्या करना है दोस्तों, अंधेरे में जाना है और अंधेरे में इस प्रकार से आपको ये परीक्षण करना है। देखिए इस हाथ में क्या पकड़ रखी है, टॉर्च पकड़ रखी है, और टॉर्च के ऊपर क्या कर रखा है दोस्तों, जहां पर हमारी लाइट जा रही है उसके ऊपर हथेली को यानी कि हाथ को रख रखा है। तो उसको क्या करना है, उसका परीक्षण करना है, यानी कि उससे हाथ से क्या करना है, वो जो उजाला है यानी कि जो इसकी जो रोशनी है दोस्तों टॉर्च की, वो किस प्रकार से दिखाई दे रही है, वो उसका क्या करना है दोस्तों, परीक्षण करना है। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है। क्या दोस्तों, अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी है। देखिए चित्र 4.9, क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? क्या दोस्तों, आपकी हथेली से टॉर्च का प्रकाश गुजरता है अथवा नहीं गुजरता है? देखिए आगे देखते हैं, हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी विभिन्न
क्या होती हैं दोस्तों, भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग विभिन्न भिन्न क्या होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकती हैं, वे तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों के समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हमें पदार्थों को समूहन में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहन में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं ही पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इनके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च क्लासों में करेंगे। इसका क्या करेंगे दोस्तों, और अध्ययन हम उच्च क्लासों में करेंगे। तो जो विभिन्न प्रकार के जो दोस्तों हमारे क्या होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको क्या है हम अलग अलग टाइप में रखते हैं। जो एक जैसी वस्तुएं होती हैं उनको एक अलग रखते हैं, जो और इस प्रकार की सारी वस्तुएं होती हैं दोस्तों, उनको क्या करते हैं हम अलग अलग जगह पर रखते हैं, जिसको कि आसानी से देखा जा सके तथा आसानी से उनको ढूंढा जा सके। देखिए, ये जो हमारे प्रमुख शब्द हैं, जो इस चैप्टर में हमारे प्रमुख शब्द यूज किए गए हैं, वो क्या है दोस्तों, कठोर है, अविलेय है, धातुमय है यानी कि चमकीला है, पदार्थ है, धातु है, अपारदर्शी हुआ है, रुक्ष हुआ है, खुदरा, विलेय, पारभासी और पारदर्शी। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमारे चैप्टर में ये दोस्तों वर्ड यूज किए गए हैं। अब देखते हैं हम सारांश। अब क्या देखते हैं दोस्तों, इसका सारांश देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हुई है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं किससे बनी हुई है दोस्तों, अनेक पदार्थों से बनी हुई है। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोस्तों भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विभिन्न विभिन्न गुण होते हैं। आगे देखते हैं, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि कुछ अन्य नहीं होते। कुछ खुदरे होते हैं तो कुछ अन्य चमकीले मसूड़ होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। आगे देखते हैं, कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ क्या होते हैं, पारभासी होते हैं। देखिए आगे, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। आगे, वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक के साथ समूहित किया जाता है। एक साथ क्या किया जाता है दोस्तों, उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर। ये क्या है, हमारा अभ्यास है, आप इसको देख सकते हैं। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। निम्नलिखित में चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए, इसमें कौन कौन से चमकदार हैं। तो इस प्रकार से ये दिए गए हैं। ये हमारा क्या है दोस्तों, अभ्यास है। इसमें ऐसा कुछ खास हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों आप इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। ये था हमारा एनसीईआरटी की बुक से क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर कौन सा था दोस्तों, ये हमारा 4। तो आज हमने इस चैप्टर नंबर 4 को इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से समझाते हुए आपको क्या करा दोस्तों, इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और ये हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सारे के सारे ग्रुप्सों में क्या कर देना है, शेयर कर देना है, एकदम धुआं कर देना है, आग लगा देनी है, बिल्कुल सब में फैला देना है बिल्कुल वस्तुओं। तो दोस्तों ये क्या था, हमारा चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो दोस्तों वीडियो हमारी
यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज जिसने भी हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। वीडियो को दोस्तों शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। और लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।